नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो, जिसमें हम आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर आप सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए उन अल्पसंख्यकों की जिन्हें अब भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के रहने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड के कैबिनेट मीटिंग की, जानेंगे कि 67 प्रस्तावों के पास होने के दौरान आखिर चर्चा का केंद्र विस्थापन और पुनर्वास आयोग क्यों रहा, सरकार ने क्या कहा, और ये भी जानेंगे कि आखिर इस आयोग के आने से क्या क्या बदल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के उत्तरी राज्यों में प्रकृति के कहर की, जहां के अधिकतर इलाके बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में हैं। सिलसिलेवार ढंग से बाढ़ग्रस्त राज्यों पंजाब, हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे बिहार की राजधानी पटना में हुई उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की, बताएंगे कि आखिर क्यों अभ्यर्थियों ने लगातार 2 घंटे तक जेडीयू कार्यालय का घेराव किया और उनकी मांगे क्या थी। और आखिर में हम बात करेंगे दुनिया में छिड़ी टैरिफ वॉर की, जानेंगे कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रेस ब्रीफ में भारत के बारे में क्या कुछ बोला है। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से आप सबसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के उस निर्णय की जिसके तहत भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए वहां के अल्पसंख्यकों को बिना पासपोर्ट रहने की अनुमति दे दी है। सरकार ने देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत ये राहत दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया है कि इन समुदायों के लोग अगर वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के साथ भी आए थे और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है, तब भी उन्हें रहने की छूट दी जाएगी। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 तक आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू कर दिया था। हालांकि तब उस पर बहुत विवाद नहीं हुआ था। इसी साल मई में पहली बार 14 लोगों को सीएए के तहत ही भारत की नागरिकता दी गई थी। आपको बता दें कि इस आदेश में नेपाल, भूटान से आने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने जाने या यहाँ रहने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते वो भारत में सीमा मार्ग से प्रवेश करें। वहीं इस आदेश में ये भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई नेपाली या भूटानी नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान के रास्ते से भारत आता है तो उसके पास मान्य पासपोर्ट होना जरूरी होगा। आम नागरिकों के अलावा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को जो ड्यूटी पर भारत में आते हैं या बाहर जाते हैं, उनके परिवार के सदस्यों को अगर वो सरकारी परिवहन के साथ यात्रा कर रहे हों तो उन्हें पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीए पेश किया गया था। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद कैब को गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े। फिर 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं जो झारखंड से है और अहम है। आपको बता दें कि मंगलवार को झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई। कुल 67 प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस पर हुई वो था विस्थापन और पुनर्वास आयोग। सरकार का कहना है कि आयोग बनने से उन परिवारों को न्याय मिलेगा जो विकास परियोजनाओं के नाम पर घर, जमीन छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये आयोग सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नहीं करेगा, बल्कि ये देखेगा कि विस्थापितों को उनका हक वक्त पर और पूरा मिले। सरकार के मुताबिक आयोग में एक चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इनके काम होंगे परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों की स्थिति का सर्वे कराना, मुआवजा और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना। जहां गड़बड़ी होगी या है वहां सरकार को रिपोर्ट करना। ये देखना कि विस्थापित परिवार सिर्फ जमीन का पैसा ना पाएं, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।
और पुनर्वास स्थलों पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बेसिक सुविधाओं की गारंटी करना। सरकार कह रही है कि आयोग बनने से सबसे पहले उन 1,57,000 परिवारों की समस्याएं सुलझेंगी जो अब तक अधर में लटके हुए हैं। झारखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम सब कुछ यहाँ मिलता है। खनिजों का भंडार है झारखंड। यही वजह है कि यहाँ खदानें खोदी गई, फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की असली कीमत चुकाई यहाँ के आदिवासी और ग्रामीण परिवारों ने, आदिवासियों ने, रैयतों ने। अब पलामू के पास के एक गांव की कल्पना कीजिए। बिरसा उरांव नाम का किसान, 4 बीघा उसका खेत था, उसी से उसका परिवार चलता था। कोयला खदान के लिए जमीन चली गई। सरकार ने कहा मुआवजा मिलेगा, मिला भी, लेकिन कुल 80,000। उससे 2 साल गुजारा हुआ, फिर खत्म हो गया। नौकरी का वादा था, लेकिन नाम लिस्ट में ही नहीं आया। अब बिरसा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने लगे हैं। बिरसा की कहानी अकेली नहीं है। ऐसे यहाँ हजारों बिरसा हैं जिनकी जमीनें ले ली गईं, लेकिन वो अभी भी जो सुविधाएं हैं उनसे महरूम हैं। कहानी अलग अलग नाम और जगह के साथ झारखंड में हजारों बार दोहराई गई है। अब सवाल है कि क्या आयोग आने से सब कुछ बदल जाएगा? आसान नहीं है, वजहें कई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार है। मुआवजा की रकम ऊपर से निकलती है, नीचे तक आते आते आधी गायब हो जाती है। बिचौलिया और अफसर इसका बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो समय की देरी। प्रोजेक्ट शुरू होते ही मशीनें धड़ धड़ चलने लगती हैं, लेकिन विस्थापितों का पुनर्वास सालों साल लटका रहता है। आंदोलन होता है, लाठियां चलती हैं, तब जाकर कहीं उनकी बातें मानी जाती हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो रोजगार का बड़ा संकट है। फाइलों में लिखा रहता है कि परिवार को नौकरी मिलेगी, लेकिन हकीकत में मुश्किल से गिने चुने लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। चौथा, संस्कृति का टूटना। आदिवासी समाज सिर्फ जमीन ही नहीं खोता, अपनी संस्कृति, भाषा और सामाजिक ढांचे से भी कट जाता है। अगर आयोग को वाकई असरदार बनाना है तो इन चुनौतियों से भिड़ना होगा। कैबिनेट बैठक में और भी कई फैसले हुए, जिसमें सरकार ने तय किया कि कला, भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 3 नई एकेडमी बनाई जाएगी। पहला, झारखंड संगीत नाटक अकादमी। दूसरा है भाषा एवं साहित्य अकादमी। तीसरा है ललित कला अकादमी। मतलब अब झारखंड की लोक कला, भाषा और साहित्य को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। लोगों के बीच अब 2 बातें हैं, एक उम्मीद और दूसरा शक। उम्मीद इस बात की कि अब उन्हें एक ऐसा मंच मिलेगा जहां उनकी सुनवाई होगी, उनके जल जंगल जमीन का हिसाब होगा। शक इस बात का कि कहीं ये आयोग भी सिर्फ बैठकों और फाइलों तक सीमित न रह जाए, क्योंकि इसके पहले भी कई वादे किए गए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। झारखंड सरकार का ये फैसला वाकई में बड़ा है। अगर आयोग ईमानदारी से काम करे तो ना सिर्फ 1,57,000 परिवारों की जिंदगी बदलेगी, बल्कि ये मिसाल बनेगी कि विकास का मतलब सिर्फ फैक्ट्री और खदानें नहीं, बल्कि उन आम लोगों को न्याय देना भी है जिनकी जमीन पर ये प्रोजेक्ट खड़े होते हैं। लोग कह रहे हैं विकास चाहिए, लेकिन हमारी कीमत पर नहीं। सरकार ने शायद पहली बार इस आवाज को सचमुच सुन लिया है। अब देखना यह होगा कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग झारखंड की राजनीति और समाज में मील का पत्थर बनता है या फिर एक और अधूरी कहानी बनेगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश के उत्तरी भाग यानी उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है। पहले बात पंजाब से शुरू करते हैं, जहां स्थिति बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। पंजाब के सभी 23 इलाके बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। राज्य के 9 जिलों के 1,312 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार पंजाब के ये 9 जिले फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला हैं, जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। आपको बता दें कि 1988 के पंजाब बाढ़ में जहां 11,20,000 क्यूसेक पानी आया था, वहीं 2025 के इस बाढ़ में अब तक 14,11,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। ये सरकारी आंकड़े और इतिहास गवाही दे रहे हैं कि पंजाब के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ है। ये बाढ़ अब तक पंजाब के 30 लोगों की जान ले चुकी है और लगभग 3.5 लाख लोग इसके चपेट से त्रस्त हो चुके हैं। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला के कई हिस्सों में 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ के 200 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 205 मीटर ऊपर यानी कि 206.80 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना किनारे बसे यमुना बाजार इलाके को पूरा खाली करा दिया गया है। यहाँ 4-5 फीट तक पानी भर गया है, जिसके कारण आसपास के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के मुताबिक 2023 के बाद 2025 में दिल्ली में ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है।
वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित कर दिया है, जहां 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद अब तक 320 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें से 166 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बिजली गिरने जैसी बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुई है, जबकि सड़क दुर्घटना में 154 मौतें हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को राज्य की 839 सड़कें हैं, 728 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर और 456 जलापूर्ति योजनाएं ठप थीं। हिमाचल के चंबा, मंडी और कुल्लू जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। ऐसे में स्थिति को देखते हुए राज्य की सरकार द्वारा सदन में आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने की जानकारी दी गई है। स्थिति को देखते हुए राज्य की सरकार केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग बार बार कर रही है, ताकि केंद्रीय सरकार से इस आपदा से निपटने को आर्थिक मदद मिल सके। वहीं साल 2023 में भी हिमाचल में सदी के सबसे भीषण आपदा आई थी, लेकिन तब भी केंद्र ने राज्य की इस मांग को मंजूर नहीं किया था। इधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण कश्मीर घाटी को देश की बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 250 किलोमीटर के मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही मंगलवार को फिर रोक दी गई। खराब मौसम और भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए एहतियात के तौर पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। और अब बात करते हैं बिहार के राजधानी पटना की, जहां बुधवार को उर्दू बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले 10 सालों से रिजल्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही दिया गया है। हाथ में जहर की शीशी लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो जेडीयू दफ्तर के बाहर ही अपनी जान दे देंगे। प्रदर्शनकारी सीएम के आश्वासन और उनके मिलने की जिद में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद जेडीयू दफ्तर का गेट बंद कर दिया गया और वहां की सुरक्षा को बढ़ा दी गई। अभ्यर्थियों ने अपने प्रदर्शन का कारण बताते हुए कहा कि 2013 में एग्जाम हुआ था, 12,000 उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन बाद में अचानक सभी को फेल कर दिया गया। बार बार सरकार रिजल्ट जारी करने की बात कहती है, लेकिन 10 सालों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल पहले बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से इस मामले पर राय मांगी थी। उस राय में स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय आया था, लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग के निदेशक ने 5% कट ऑफ कम कर रिजल्ट जारी करने का आदेश भी दिया। बावजूद इसके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि हमारा रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। 2 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद अभ्यर्थियों को हटा दिया गया और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। दुनिया में छिड़ी टैरिफ वॉर की, जिसने भारत और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया है। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद आर्थिक तनाव बढ़ा है और इसके साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ झेलना पड़ रहा है। ट्रंप ने फिर से अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए इसे जंग सुलझाने वाला हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि इस नीति की वजह से अमेरिका को बातचीत की बेहतरीन ताकत मिलती है। ट्रंप ने टैरिफ को बातचीत के लिए एक जादुई हथियार करार दिया है और दावा किया कि इसके जरिए उन्होंने 7 जंग रोकी है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया की रीढ़ है और उसके पहले 4 सालों में उन्होंने इसे बेहद मजबूत बनाया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे कमजोर कर दिया। लेकिन अब उनकी टैरिफ नीति से अमेरिका आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर बन गया है। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि वो भारत पर लगाए गए टैरिफ कम करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने पहले भारत के निर्यात पर 25% शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसका असर अमेरिका को भेजे जाने वाले भारत के 55% से ज्यादा सामान पर पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आपको ये शो कैसा लग रहा है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी का साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। शुभ रात्रि।